मना किया था ना, हमारा रिश्ता खुफिया रहना चाहिए। फिर क्यों बताया तुमने कॉलेज के चौकीदार को? फिरोज खान आंखों में सर्द मेहरी लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा तो अंदलीब की जान लबों को आई। कमरे का दर्जा हरारत काफी ठंडा था, मगर अंदलीब के माथे पर पसीने के नन्हे कतरे चमकने लगे। वो पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी कमर ठंडी दीवार से जा लगी। सॉरी लाला, वो मुझे गेट से अंदर नहीं जाने दे रहा था इसलिए। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, सांस सीने में अटकी महसूस हो रही थी। लाला नहीं, फिरोज सर को मुझे। उसकी आवाज में ऐसी दहाड़ थी कि अंदलीब ने झरझरी सी ली। उसी दीवार के साथ पिन कर गया। उसका और अंदलीब का फासला मिट चुका था। फिरोज का कदावर वजूद उस पर साया फगन था और उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू अंदलीब की हवास में छा रही थी। अंदलीब का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा, शर्म से, खौफ से और उस कुर्बत से जो इस वक्त उन दोनों के दरमियान थी। क्या हुआ? पूरा दिन पटर पटर जुबान चलती है, अभी क्यों खामोश हो गई? फिरोज ने तंजिया दास में अपनी झुकाया। उसकी गहरी स्याह आंखें अंदलीब के चेहरे का तवाफ कर रही थी। बताओ ना, फिर आगे क्या हुआ? चौकीदार को तुमने मेरा नाम लेकर क्या कहा कि मैं फिरोज खान की क्या लगती हूँ? अंदलीब ने नजरें झुका ली। उसकी दबती हुई निगाहों का सामना करने की सकत नहीं रखती थी। मैं बस इतना कहा कि मैं प्रोफेसर फिरोज की मंगेतर हूँ, वरना वो आईडी कार्ड जब्त कर रहा था। वो मंगेतर? फिरोज ने लफ्ज को चबाया। और हमने क्या तय किया था अंदलीब कि जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती इस निकाह का, इस रिश्ते का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। मगर तुमने पहले ही हफ्ते में डिंडोरा पीट दिया। मैंने डिंडोरा नहीं पीटा। अंदलीब ने दबी हुई आवाज में एहतजाज करना चाहा। वो इमरजेंसी थी, मेरी असाइनमेंट लेट हो रही थी और सरमद सर ने कहा था कि अगर आज जमा ना हुई तो फेल कर देंगे। तो हो जाती फेल? फिरोज ने खड़ा कर अपना हाथ उसके सर के पास दीवार पर मारा। मेरे असूल तोड़ने से बेहतर था कि तुम फेल हो जाती। तुम्हें अंदाजा है कि अगर स्टाफ में ये फैल गया तो क्या होगा? लोग बातें बनाएंगे कि फिरोज खान अपनी स्टूडेंट को फेवर देता है। अंदलीब की आंखों में नमी तैरने लगी। आइंदा नहीं होगा, प्लीज जाने दे। जाने दूं? फिरोज के लोगों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट हुई। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। अपनी गिरफ्त उसकी गर्दन पर मजबूत किए, दूसरे हाथ उसके अंगूठे से उसके कपकपाते लबों को छू रहा था। उसका लम्स सख्त भी था और अजीब तौर पर नरम भी। अंदलीब का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा फिरोज को उसकी आवाज सुनाई दे रही होगी। मेरी क्लास में बैठकर तुम मुझे लाला कहती हो, घर पर फिरोज और गेट पर मंगेतर। डिसाइड क्यों नहीं कर लेती कि मैं तुम्हारा क्या लगता? उस सरगोशी में बोला। उसका चेहरा अंदलीब के चेहरे के बेहद करीब था। अंदलीब ने आंखें मीच ली। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर अल्फाज हलक में फंस गए। माहौल में एक अजीब सी कशिश थी जो उसे पिघला रही थी। फिरोज का अंगूठा उसके लबों से होता उसकी ठोड़ी तक आया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। आंखें खोलो अंदलीब। उसका लहजा मध्यम लेकिन हुक्म देने वाला था। अंदलीब ने कांपती पलकें उठाई। फिरोज की आंखों में गुस्से की जगह कुछ और था, एक ऐसी दीवानगी जो अंदलीब के लिए मखसूस थी। वो झुक रहा था, शायद उसे मजीद खौफजदा करने के लिए, शायद इस फासले को खत्म करने के लिए जो दुनिया की नजर में बरकरार रखना मजबूरी थी। किसी लम्हे दरवाजा खुला और सर फिरोज, क्या आप फारिग है? दरवाजे के हैंडल के घूमने की आवाज और फिर वो नस्वानी आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। फिरोज खान ने बिजली किसी तेजी से खुद को अंदलीब से अलग किया और पलट गया। अंदलीब जो दीवार के सहारे खड़ी थी बुरी तरह हाँप रही थी। उसे फौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और सर झुका लिया जैसे वो जमीन में घट जाना चाहती हो। दरवाजे पर मिस हानी खड़ी थी, इंग्लिश डिपार्टमेंट की सबसे हसीन और नखरे वाली लेक्चरर, जो पिछले 6 माह से फिरोज की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में थी, मगर फिरोज ने उन्हें कभी लिफ्ट नहीं करवाई थी। हानी की नजर पहले फिरोज पर पड़ी जो अपनी मेज की तरफ बढ़ रहा था, फिर कोने में खड़ी सहमी हुई अंदलीब पर। हानी की पेशानी पर शक नहीं उभरी। कमरे की फिजा में मौजूद तनाव इतना शदीद था कि उसे महसूस किया जा सकता था। ओ, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? हानी ने मशकूक नजरों से अंदलीब को देखा। ये दरवाजा लॉक क्यों था? फिरोज ने अपनी कुर्सी संभाली और इंतहाई स्पार्ट चेहरे के साथ फाइल खोली। उसके चेहरे पर भी पेश आने वाले जज्बात का नामो निशान तक नहीं था। यही उसके किरदार की खासियत थी। वो पल में तोला और पल में माशा था। लॉक खराब है मिसानिया, अक्सर फंस जाता है। फिरोज ने बिना उसकी तरफ देखे झूठ बोला, इतनी रवानी से कि अंदलीब भी हैरान रह गई। और मैं स्टूडेंट की क्लास ले रहा था, असाइनमेंट की बजाय बहाने बना कर लाई है। अंदलीब, मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अपने कोर्स से ड्रॉप कर दूंगा। नाउ लीव। फिरोज की आवाज में वही रूप था जिसे वो वाकई से डांट रहा हो। अंदलीब ने लड़ती आवाज में चीज सर कहा और तेजी से मिस हानी के पास से गुजरती बाहर निकल गई। बाहर कॉरिडोर की खुली हवा में आकर उसने लंबा सांस लिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, दिल की धड़कन मामूल से नहीं आ रही थी। उसने मुड़कर बंद दरवाजे को देखा। जालिम इंसान, उससे जेरे ने मुड़मुड़ाया। फिर खुद ही डराते, फिर सबके सामने ऐसे डांटते जैसे मैं कोई अजनबी हूं। वो भी खुद को संभाल ही रही थी कि सामने से
उसकी बेस्ट फ्रेंड सबा आती दिखाई दी। सबा ने अंदलीप की सुरख चेहरा और उड़ी हुई हवाइयां देखी तो फौरन उसका बाजू पकड़ लिया। क्या हुआ? फिरोज सर ने क्लास ली है क्या? मैंने कहा भी था कि उनके मूड का कोई भरोसा नहीं, मत जाओ ऑफिस। अंदलीप ने बामुश्किल अपने आंसू रोके। क्लास ही समझो यार, बहुत बेइज्जत किया। उसे पूरी सच्चाई नहीं बता सकती थी। सबा तो क्या, कॉलेज में किसी को नहीं बता सकती थी कि ये सख्त गियर प्रोफेसर जिसे सब हिटलर खान कहते थे दरअसल अंदलीप का तायाजाद कजन भी और निकाह में भी था। ये रिश्ता खानदान के बड़ों ने दादाजान की वसीयत पर जोर तो दिया था, मगर रुखसती अंदलीप की पढ़ाई मुकम्मल होने के तक मौखर की कर दी गई थी। फिरोज की शर्त थी कि कॉलेज में वो सिर्फ एक स्टूडेंट रहेगी, लेकिन आज वो चौकीदार वाला वाकया। अंदलीप ने अपना माथा पीटा। चलो छोड़ो, कैंटीन चलते हैं, तुम वैसे भी भूखी लग रही हो। सबा उसे खींचते हुए ले गई। दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर फिरोज खान अभी भी फाइल पर नजरें जमाए हुए था, लेकिन उसका ध्यान अल्फाज पर नहीं था। उसके जेहन में अभी तक अंदलीप का घबराया हुआ चेहरा और वो लम्स था जिसके अंगूठे पर अभी तक महसूस हो रहा था। फिरोज सर, हनी की आवाज ने उसे ख्यालों से निकाला। जी मिस हानिया, फरमाइए। उसे सर लहजे में पूछा। हानिया कुर्सी पर बैठती हुई मुस्कुराई। मैं पूछ रही थी कि क्या आप परसों होने वाली एनुअल डिनर पर तशरीफ ला रहे? सुना है सोशल गैदरिंग पसंद नहीं करते। आपने दुरुस्त सुना है। फिरोज ने पेन बंद करते हुए कहा, मुझे वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं है। ओ कम ऑन फिरोज, सब होंगे, प्रिंसिपल साहब भी, और वैसे भी। हानिया ने मायने खेज अंदाज में कहा, कभी कभी स्टूडेंट के साथ सख्ती कुछ ज्यादा ही हो जाती है। अभी वो लड़की अंदलीप नाम है ना उसका, बेचारी रोते हुए निकली है, अब कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं है? फिरोज की आंखों में एक चमक उभरी। मेरे स्टूडेंट के साथ मेरा रवैया मेरा जाती मामला है मिस हानिया, आप अपनी क्लासेस में फोकस करें ना तो बेहतर होगा। हानिया का चेहरा फक हो गया। फिरोज खान की बदतमीजी, वह सीधी बात करने की आदत से सब वाकिफ थे, मगर वो फिर भी बाज नहीं आई। अच्छा सॉरी, मैं तो बस कॉफी की ऑफर करने आई थी। शुक्रिया, मैं चाय पसंद करता हूँ और वो मैं पी चुका हूँ। फिरोज ने वहां से इशारा किया कि वो जा सकती है। हानिया के जाने के बाद फिरोज ने कुर्सी की पुश से टेक लगाई दी। उसने दराज खोली और उसमें रखा हुआ अपना वॉलेट निकाला। वॉलेट में उसके निकाह के दिल की तस्वीर थी। अंदलीप सुर्ख जोड़े में सिमटी हुई बैठी थी और फिरोज उसके बाद संजीदा चेहरे के साथ एक शाम से मुर्जमान था। पटर पटर जुबान चलाने वाली लड़की। उसके लबों पर मुस्कुराहट आई। आज सब तुम्हें बताता हूँ कि असूल तोड़ने की असल सजा क्या होती है। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और घर में रात के खाने की तैयारी हो रही थी। ये एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था जहां फिरोज और अंदलीप का खान मुश्तरका तौर पर रहता था। अंदलीप कॉलेज के आने के बाद से अपने कमरे में बंद थी। उसे बहाना बनाया था कि उसके सर में दर्द है, लेकिन असल में वो फिरोज का सामना करने से डर रही थी। दोपहर वाला वाकया उसके आसाब पर सवार था। अंदलीप बेटा, नीचे आओ, खाना लग गया है। अम्मी की आवाज आई। जी अम्मी, आ रही हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया। वो दुपट्टा ओढ़कर डरते डरते नीचे उतरी। डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे, बाबा, ताईजान और फिरोज। वो अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठा सफेद कलफ लगे सूट में मलबूस बहुत वजिया लग रहा था। उसे सर उठाकर अंदलीप देखा। अंदलीप की नजरें मिलते उसने नजरें चुरा ली। आओ बैठो, ताईजान ने शफकत से कहा। अंदलीप खामोशी से अपनी जगह बैठ गई। बदकिस्मती से उसकी कुर्सी फिरोज के बिल्कुल सामने थी। खाने के दौरान सब इधर उधर की बातें करते रहे। अंदलीप खामोशी से अपनी प्लेट में चम्मच हिला रही थी। उसे भूख बिल्कुल नहीं थी। फिरोज बेटा, आज कॉलेज में सब खैरियत रही? शैला बेगम ने पूछा। अंदलीप का नवाला हलक में अटक गया। उसे चोरी छुपे फिरोज को देखा। फिरोज ने पानी का गिलास लबों से लगाया, फिर बड़े इत्मीनान से बोला, जी अपनी सब ठीक था, बस आज कुछ स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाना पड़ा। आजकल के बच्चे जुबान बहुत चलाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान कम और बहानों में ज्यादा होता है। अंदलीप को लगा जैसे किसी ने मेज के नीचे से उसे ठोकर मारी हो। फिरोज की बात का इशारा साफ था। हाँ मैं, सख्ती जरूरी है। ताहिशा ने तकीद की। वैसे अंदलीप बेटा, तुम्हारी असाइनमेंट कैसी रही? तुम सुबह परेशान थी? अब अंदलीप फंस गई थी। अगर वो कहती कि जमा हो गई तो झूठ होता, और अगर सच बताती तो चौकीदारी वाली बात खुलने का डर था। वो जी तायाबू, उस सर फिरोज ने वो हकलाई, मैंने इसे एक दिन की मोहलत दे दी है। फिरोज ने फौरन बात बदली, लेकिन उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। लेकिन शर्त यह है कि अब ये गलती की गुंजाइश नहीं होगी। क्यों मिस अंदलीप? उसने मिस अंदलीप इतनी जोर से कहा कि अंदलीप का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। जी, उसे बमुश्किल कहा। खाने के बाद अंदलीप जल्दी से बर्तन समेटने में लग गई ताकि फिरोज के सामने ना आना पड़े। किचन में काम खत्म करने के बाद जब वो कमरे की तरफ जाने लगी तो सीढ़ियों के पास अंधेरा था। जैसे उसने पहला कदम उठाया, किसी ने उसकी कलाई थाम ली। अंदलीप की चीख निकलते निकलती रह गई। उसने पलट कर देखा। बदम रोशनी में फिरोज खड़ा था। कहाँ भाग रही हो? उससे सरगोशी की। लाला, कोई देख लेगा, छोड़े। अंदलीप ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी अंदलीप। फिरोज ने उसे अपनी तरफ खींचा और वो सीढ़ियों के सतून और फिरोज के दरमियान घिरी हुई थी।
तुमने कॉलेज में जो हरकत की है उसका हिसाब अभी बाकी है। मैंने माफी मांगी तो थी। अंदलीब की आवाज फिर से रोने वाली हो गई। माफी काफी नहीं है। फिरोज ने झुककर उसके कान के पास कहा, कल शाम तुम कॉलेज के बाद वहीं रुकना, लाइब्रेरी में। मैं तुम्हें बताऊंगा कि डिसिप्लिन क्या होता है। और हाँ, अगर देर की या भागने की कोशिश की तो याद रखना, मैं प्रोफेसर होने के साथ साथ तुम्हारा शौहर भी हूँ। मेरा हक गेट पर बताने के लिए नहीं बल्कि मानने के लिए होता है, समझी? अंदलीब ने इस बात में सर हिलाया। उस वक्त फिरोज की गुर्बत उसे खौफजदा भी कर रही थी और उसका दिल में अजीब सी हलचल भी मचा रही थी। गुड गर्ल। फिरोज ने उसके गाल को हल्का सा थपथपाया और पीछे हट गया। अब जाओ, सो जाओ। सुबह क्लास में लेट मत होना, वरना गेट पर चौकीदार नहीं मैं खड़ा हूंगा। फिरोज ने उसे वहीं हैरान परेशान छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि अंदलीब वही सीढ़ियों पर खड़ी अपने दिल को संभालती रही, जो बहुत तेजी से, तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। वो खुदा है अंदलीब, आज तो तुमने सबको पीछे छोड़ दिया। कसम से अगर लड़के तुम्हें देख रहे तो आधे तो वहीं बेहोश हो जाए। सवारी अंदलीब को बाजू से पकड़कर घुमाते, तारीफों के पुल बांधे। अंदलीब शर्मा कर हंसती। बस कर दो सवा, इतना भी कुछ खास नहीं है, बस एक सादा सी फ्रॉक ही तो है। अंदलीब ने अपनी स्याह रंग की घेरदार फ्रॉक को दुरुस्त करते हुए कहा, सादा? दूसरी से नहीं, महम ने आगे फैलाई। ये सादा स्याह रंग ना तुम पर जचता ही इतना है कि डिजाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऊपर से ये सिल्वर इयररिंग्स बहुत प्यारी लग रही हो यार। कॉलेज का वसी ग्राउंड रंग रंगी कुमकुम और खूबसूरत डेकोरेशन से सजा हुआ था। हर तरफ मौसीकी की मधुर आवाज और तलबा के कहके गूंज रहे थे। आज पढ़ाई की टेंशन नहीं थी, सभी तैयार होकर आए थे और माहौल में एक जश्न का समा था। अंदलीब बाकी बहुत हसीन लग रही थी। स्याह रंग उसकी सफेद रंगत को मजीद निखार रहा था। उसे बालों को खुला छोड़ा हुआ था जो कि हवा के हल्की झोंकों से लहरा रहे थे। मेकअप के नाम पर बस हल्का सा काजल और गुलाबी लिपस्टिक थी, मगर उसकी सादगी ये उसका सबसे बड़ा हथियार थी। वैसे अंदलीब, सबा ने शरारत से गोली मारी, आज तो लगता है किसी खांसी भी तैयार होकर आई हो। अंदलीब का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? नहीं तो बस वैसे ही दिल के स्याह पहनने का। अच्छा जी, चलो मार लेते हैं। सबा हंसी। अभी वो बात ही कर ही रही थी कि अचानक गेट की तरफ से सबकी नजरें ऊपर उठी। वहां एक खामोशी सी छा गई और फिर सरगोशियों का सिलसिला शुरू हुआ। सर फिरोज आ गए। अंदलीब ने भी निगाह उठाकर देखा, फिर नजर हटा न सकी। गेट से फिरोज खान अंदर दाखिल हो रहा था। हमेशा पेंट कोट या फॉर्मल शर्ट में नजर आने वाला सबके प्रोफेसर आज बिल्कुल मुख्तलिफ रुख में था। उसी स्याह रंग का गलफ लगा हुआ कुर्ता और शलवार पहन रखा था। आस्तीन कोहनियों तक मोड़ी हुई थी, जिससे उसकी मजबूत बाजू और कलाई पर बंधी महंगी घड़ी नुमाया हो रही थी। पाँव में पेशावरी चप्पल, चेहरे पर वही संजीदा बावकार तासुर नजर आ रहा था। वो बिला का हैंडसम लग रहा था। स्याह कुर्ते में उसकी शख्सियत का रूप कई गुना बढ़ गया था। हाय अल्लाह, वाहिद ने बेख्तियार मुंह पर हाथ रखा। आज तो सर फिरोज हीरो लग रहे हैं। मैं तो समझी थी वो बोरिंग सी सूट में आएंगे, लेकिन ये तो। सबा ने फौरन अंदलीब की तरफ देखा, फिर फिरोज की तरफ। उसकी आंखों में एक शरारत चमकी। वही अंदलीब। सबा ने जोर से सरगोशी की। ये क्या चप्पल है? तुमने ब्लैक पहना है? और सिर्फ फिरोज ने भी ब्लैक। अंदलीब के गालों पर लाली दौड़ गई। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि फिरोज आज क्या पहनने वाला है। सुबह घर से निकलते वक्त तो वो सोए हुए थे। ये वैसे इत्तफाक है सबा। अंदलीब ने नजरें चुरा ली, हालांकि उसका दिल खुशी से झूम रहा था। इत्तफाक? इतना बड़ा इत्तफाक? वहां भी शामिल हो गई। देखो तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों को ऑल्टरनेशन कर दिया गया। इधर फिरोज की नजरें हुजूम का जायजा ले रही थी। उसके इर्द गिर्द कुछ मेल उस्ताद चबा थे और उससे मुसाफा कर रहे थे, लेकिन उसकी अकाबी नजरें किसी को तलाश कर रही थी। और फिर वो नजरें अंदलीब पर आकर ठहर गई। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली। फिरोज की आंखों में स्ताइश थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ अंदलीब समझ सकती थी। उसने हल्का सा सर को खम दिया, इतना मामूली कि किसी को पता ना चले। लेकिन अंदलीब का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। अरे वो देखो, मिस हानिया आ गई। किसी ने कहा मिस हानिया वाकई बहुत तैयार होकर आई है। उन्होंने गहरे रंग का जदीद कट वाला गाउन पहना हुआ था और मेकअप काफी गहरा था। वो बज़ाहिर सबसे मिल रही थी, लेकिन उनका रुख सीधा फिरोज की तरफ था। हेलो फिरोज सर। हानिया ने फिरोज के करीब जाकर अपनी दिलकश तरीन मुस्कुराहट बिखेरी। फिरोज ने रस्मी अंदाज में सर हिलाया। हेलो मिस हानिया, यू आर लुकिंग डिशिंग। हानिया ने तारीफ की। मुझे नहीं पता था अब देसी कपड़ों में इतनी अच्छे लगते हैं। ब्लैक कलर आप पर बहुत सूट करता है। शुक्रिया। फिरोज ने मुख्तसर जवाब दिया और इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी फरार के रास्ते की तलाश में हो। वैसे मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? हानिया ने घूमकर अपना लिबास दिखाया। अच्छा। फिरोज ने सरसरी सा कहा। माफ कीजिएगा, मुझे प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। ये कहकर फिरोज वहां से हट गया। हालांकि प्रिंसिपल साहब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हानिया के चेहरे पर खसियानी से हंसी आ गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और उसके पीछे वो चल पड़ी। दूसरी तरफ अंदलीब और उसकी सहेलियां खाने के स्टॉलर की तरफ बढ़ रही थी। यार, ये मिस हानिया सिर्फ फिरोज के पीछे क्यों पड़ी रहती है? सबा ने मुंह बनाया।
देखा नहीं कैसे चिपक रही थी। अंदलीप को अंदर ही अंदर जलन भी महसूस हो रही थी, मगर वो जाहिर नहीं कर सकती थी। हाँ तो वो कुलीग्स है, बात तो करेंगे ना। बात करना और बात है और डोरे डालना और बहुत। वहां ने लुकमा दिया। वैसे मुझे लगता है कि सरफिरोज को उनमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। देखो कैसे वो कतरा कर निकल गए। तभी अचानक उनके ग्रुप के पास एक साह लहरा है। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी कैसी गुजर रही है शाम। ये फिरोज की भारी और उपदार आवाज थी। तीनों लड़के फौरन सीधी हो गई। अंदलीप के हाथ से कांटा गिरते गिरते बचा। वालेकुम सलाम सर। सबा और महब ने बैक वक्त का। अंदलीप ने आहिस्ता से सलाम किया। फिरोज के हाथ में जूस का गिलास था और वो इंतहाई इत्मीनान से वहां खड़ा था। उसकी नजरें सब पर थी, लेकिन फोकस अंदलीप पर था। इंतजाम पसंद है? उसने पूछा। जी सर, बहुत जबरदस्त है। सबा ने कहा, फिर अपनी आदत से मजबूर होकर बोल पड़ी। वैसे सर, आप तो आज कमाल के इत्तफाक हो गया। फिरोज ने मुझ कहा, कैसा इत्तफाक? सबा ने अंदलीप को आगे किया। देखिए सर, आपने भी ब्लैक पहना है और हमारी अंदलीप ने भी। बिल्कुल मैचिंग लग रहे हैं आप दोनों। अंदलीप का बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। उसके कानों की रोई सुर्ख तक हो चुकी थी। फिर उसने गहरी निगाह अंदलीप के सर से पांव तक डाली। अंदलीप को लगा जैसे वो पिघल रही है। फिरोज के लबों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट आई। वाकई सारंग मिस अंदलीप पर काफी जच रहा है। गुड चॉइस। अंदलीप ने चौंक कर उसे देखा। फिरोज की आंखों में शरारत थी। थैंक्स सर, उसने बामुश्किल कहा। और सर, आप पर भी ये रंग बहुत सूट कर रहा है। वह हमने जल्दी से कहा। शुक्रिया। फिरोज ने सर हिलाया। एंजॉय करें। वो वहां से मुड़ने ही वाला था कि मिस हालिया वहां पहुंच गई। ओ फिरोज, आप यहाँ स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं? वहां स्टेज पर म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू होना है, चले ना पार्टिसिपेट करते। हानिया ने तकरीबन उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। फिरोज ने महारत से अपना बाजू बचाया। माजरत मिस हानिया, मुझे इन खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जरा खाने का इंतजाम देख लूं। वो तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसने अंदलीप को एक ऐसी निगाह से देखा जिसका मतलब था कि बाद में मिलते हैं। अंदलीप ने लंबा सांस लिया। देखा? सबा ने अंदलीप के कंधे पर थपकी दी। सर ने तुम्हारी तारीफ की, जच रहा है। हाय, मैं होती तो वहीं देर हो जाती। थोड़ा दिमाग खराब है, अंदलीप ने हंस कर कहा और प्लेट उठा ली। कुछ देर के बाद जब सब लोग गेम्स में मसरूफ थे, अंदलीप खामोशी से हजूम से अलग होकर साइड पर बनी हुई क्यारियों के पास आ गई। वहां निस्बतन अंधेरा और सुकून था। उसे फिरोज की वो नजर बहुत बेचैन कर रही थी। अकेली खड़ी बोर हो रही हो? पीछे से आने वाली आवाज पर उछल पड़ी। पलट कर देखा तो फिरोज दीवार से टेक लगाए खड़ा था। अंधेरे में उसका स्याह कुर्ता उसे माहौल का हिस्सा बना रहा था। बस उसकी आंखें चमक रही थी। आप यहाँ? कोई देख लेगा लारा, मतलब फिरोज। अंदलीप घबरा गई। फिरोज कदम कदम चलता उसके करीब आया। सब गेम्स में लगे हुए हैं, किसी का ध्यान यहाँ नहीं है। उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। अब उनके दरमियान सिर्फ 1 फीट का फासला था। बहुत हसीन लग रही हो आज, उसने धीमी आवाज में कहा। इतनी हसीन कि मेरा दिल चाह रहा है कि वहीं हॉल में सबके सामने तुम्हें अपनी बेगम बैग कहकर पुकारता। अंदलीप के दिल में लड्डू फूटने लगे। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसे शर्माते हुए कहा। ये कुर्ता आप पर बहुत अच्छा लगता है। जानता हूं। फिरोज ने मुस्कुराकर अपने कॉलर दुरुस्त किए। इसीलिए तो पहना था, क्योंकि मुझे याद था कि तुम्हें मेरा देसी हुलिया पसंद है। मुझे? मेरे कब कहा? अंदलीप ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी आंखें कहती है। फिरोज झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। और ये जो तुमने जानबूझ के मेरे साथ मैचिंग किया ना, ये चालाकी मैं समझ रहा हूँ, मैंने जानबूझ कर नहीं की। अंदलीप ने एहतजाज किया। मुझे क्या पता था आप ये पहनेंगे, ये तो सबा ने। फिरोज ने उंगली अपनी होंठों पर रखकर उसे खामोश कराया। सफाइयां मत दो, मुझे ये इत्तफाक या साजिश जो भी है बहुत पसंद आई। उसने जेब से एक छोटा सा मखमली बॉक्स निकाला और अंदलीप की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? अंदलीप ने पूछा। खोलकर देख लो, एनुअल डिनर का तोहफा समझ लो, या मेरी तरफ से स्टाइश। अंदलीप ने डरते डरते बॉक्स खोला। उसमें एक इंतहाई नफीस और नाजुक सी चांदी की बाजेब थी। ये बहुत प्यारी है। अंदलीप की आंखें चमक उठी। सोचा था खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा, लेकिन यहाँ रिस्क ज्यादा है। फिरोज ने अफसोस से कहा। मेरे जाकर पहन लेना और मुझे तस्वीर भेजना। शुक्रिया। अंदलीप ने बॉक्स मुट्ठी में दबा लिया। सर फिरोज। दूर से किसी तालिब इल्म की आवाज आई। फिरोज फौरन सीधा हो गया और अंदलीप से फासला कर लिया। जाओ अब वहां अपनी सहेलियों के पास, और हम इस हानिया के सामने ना ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बिला वजह चली रहती है। फिरोज ने हुक्म सादर किया। अंदलीप मुस्कुराती उस तरह लाकर तेजी से वहां से निकल गई। जब वहां हॉल में पहुंची तो उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी जो किसी मेकअप से नहीं आ सकती थी। सबा और वहां अभी तक मिस हानिया के लिबास और हरकतों पर तबसर कर रही थी। कहाँ गायब थी तुम? सबा ने पूछा। बस फ्रेश होने गई थी। अंदलीप ने झूठ बोला। उसने अपनी मुट्ठी में बंद वो तोहफा सख्ती से थाम रखा था। डिनर के इख्तिताम पर जब सब जाने लगे तो फिरोज गेट के पास खड़ा तलबा को अलविदा कह रहा था।
मिस हानिया अभी भी उसके पास खड़ी थी और जबरदस्ती बातें कर रही थी। अंजलि जब वहां से गुजरी तो उसने नजर उठाकर फिरोज को देखा। फिरोज ने हानिया की बात सुनते हुए एक लम्हे के लिए निगाहें मोड़कर अंजलि को देखा और हल्का सा पल को चिपकाया। अंजलि के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। यह एनुअल डिनर उसके लिए यादगार बन गया था। काला जोड़ा, छेड़छाड़ और छुप कर दिया गया तोहफा, ये सब कुछ किसी ख्वाब जैसा था। वो गेट से बाहर निकली तो हवा में खनकी बढ़ गई थी, लेकिन उसका दिल फिरोज की मोहब्बत की गर्माहट से सरशार था। रुको अंजलि, तुम्हें क्या लगता है बंदी हूँ? मिस हानिया की तीखी और जहरीली आवाज ने अंजलि के कदम जकड़ लिए। वो कॉरिडोर से गुजरकर अपनी क्लास की तरफ जा रही थी जब हानिया ने उसे रोका। आसपास तलबा की आमदोरफत कम थी क्योंकि ज्यादातर क्लासेस शुरू हो चुकी थी। अंजलि ने पलट कर उसे देखा। हानिया का चेहरा गुस्से से टिमटिमाया हुआ था। उनकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। जी मिस, आपने मुझे बुलाया? अंजलि ने अदब से पूछा। हानिया तेजी से चलती उसके करीब आई और उसे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ धकेल दिया। ये भोली बनने की ना एक्टिंग मेरे सामने मत किया करो, मैं सब देख रही हूँ जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। मैं समझी नहीं मिस, आप किस बारे में बात कर रही है? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। ओह प्लीज। हानिया ने हकारत से हनकारा। तुम्हें क्या लगता है एनुअल डिनर पर वो काला जोड़ा, वो नजरों का तबादला और वो पिछले हफ्ते बंद ऑफिस में तुम्हारी मौजूदगी, ये सब इत्तेफाक है? फिर इतनी भी बेवकूफ नहीं। अंजलि का रंग फक हो गया। मिस आप गलत समझ रही हैं, वो ऑफिस में तुम्हें सिर्फ असाइनमेंट के लिए। बकवास बंद करो। हानिया ने गरा कर कहा। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, कम उम्र हो, मासूम शक्ल है, तो सोचती है कि फिरोज जैसे मेजॉर और अमीर आदमी को अपनी अदाओं से फंसा लोगी। तुम्हें शर्म नहीं आती एक उस्ताद के साथ ये घटिया हरकतें करते हुए? अंजलि की आंखों में आंसू तैरने लगे। ये इल्जाम उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मिस खुदा के लिए समझ गए, सर फिरोज मेरे उस्ताद हैं और मैं इनकी इज्जत करती हूँ। इज्जत? हानिया ने कहका लगाया। इज्जत करने वाली लड़कियां बंद कमरों में नहीं रहती और ना ही डिनर पर ऐसे तैयार होकर उनकी तवज्जो मांगती है। देखो अंजलि, अपनी औकात में रहो। फिरोज खान का स्टेटस और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। इतनी ऊंची हवाओं में ना उड़ो कि जब गिरो तो हड्डी बसती भी ना बचे। वो सिर्फ टाइम पास कर रहे होंगे। शादी तो तुम जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट से कभी भी नहीं करेंगे। अंजलि के सख्त का बंधन टूट गया। आंसू उसकी गालों पर बह निकले। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे किरदार पर उंगली उठाने का। हक तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस ले जाकर बताऊंगी जब तुम्हारी हरकतें सबके सामने आएगी। अभी दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा फिरोज के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हानिया ने उसे झटका देकर छोड़ा। अंजलि अपना दुपट्टा मुंह पर रखकर रोती हुई वहां से भागी। और उसी लम्हे कॉरिडोर के मोड़ से फिरोज खान आया। उसके हाथ में फाइल थी और वो तेजी से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया था। उसकी नजर सामने से भागती हुई अंजलि पर पड़ी। उसे देखा कि वो रो रही थी। उसका वजूद हिचकियों से लरस रहा था। फिरोज के कदम वहीं जम गए। अंजलि उससे पुकारना चाहा लेकिन वो हवा के झोंके की तरह उसके पास से गुजर गई। फिरोज ने मुड़कर देखा। जहां से वो आई थी वहां दूर मिस हानिया खड़ी अपने बालों को झटक रही थी। उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। फिरोज की पेशानी पर बल पड़ गए। वो समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। उसका दिल चाहा कि अभी जाकर हानिया से पूछे और अंजलि के पीछे जाए, मगर प्रिंसिपल का चपरासी उसे दूसरी बार आवाज दे चुका था। सर फिरोज साहब इंतजार कर रहे हैं। फिरोज ने दांत पीसते हुए मुट्ठी बींची। मैं देखता हूँ। उसे जेर कहा और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसका दिमाग अब मीटिंग में नहीं बल्कि अंजलि के आंसू में अटका हुआ था। एक घंटे बाद फिरोज अपने ऑफिस में मौजूद था। मीटिंग खत्म हो चुकी थी लेकिन उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। उसने फोन उठाया और चपरासी को कॉल की। मिस अंजलि को जो इंग्लिश लेक्चर की स्टूडेंट है फौरन मेरे ऑफिस में भेजो, और हाँ मिस हानिया को भी कह देना कि 10 मिनट बाद मेरे ऑफिस में हाजिर हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। फिरोज ने फाइल से नजरें हटाए बगैर कहा। दरवाजा खुला और अंजलि अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा लटका हुआ था। वह दरवाजे के पास से रुक गई। दरवाजा लॉक करो, इधर आओ। फिरोज ने कुर्सी की पुश से टेक लगाते हुए कहा। अंजलि ने लड़ते हाथों से कुंडी लगाई और धीरे धीरे चलती हुई मेज के सामने आकर खड़ी हो गई। वो नजरें नहीं उठा पा रही थी। रो रही थी तो? फिरोज ने नरमी से पूछा, लेकिन उसकी आंखों में तूफान छुपा हुआ था। अंजलि ने नफी में सर हिलाया, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगी। मुझसे झूठ मत बोलो अंजलि, मैंने तुम्हें कॉरिडोर में भागते हुए भी देखा था। फिरोज अपनी नशिस्त से उठा और मेज के गिर्द घूम कर उसके सामने आया। किसने क्या कहा है? मिस हानिया थी ना? हानिया का नाम सुनते ही अंजलि का जब टूट गया। वो मुंह पर हाथ रख के फूट फूट कर रो पड़ी। फिरोज ने बेख्तियार आगे बढ़कर उसके कंधे थाम लिए। अंजलि मेरी तरफ देखो। उससे सख्ती और नरमी के इम्तजाज से कहा, बताओ मुझे उन्होंने क्या कहा है?
انہوں نے بہت غلط باتیں کی ہیں لالا، اندلیب ہچکیوں کے درمیان بولی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا کردار، میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک استاد اور شاگرد کے رشتے کی توہین کر رہی ہوں، اور یہ کہ آپ مجھ جیسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کریں گے، بس ٹائم پاس۔ فیروز کی گرفت اس کے کندھوں پر سخت ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چپ، بس۔ فیروز نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کالج کا اصول نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ پروفیسر نہیں، ایک شوہر تھا جس کی بیوی کی تذلیل کی گئی تھی۔ رو مت، میں ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے جو میری عزت پر بات کرے۔ اندلیب خوش ہوئی اس کے حصار میں روتی رہی، پھر ہوش آتے فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ کوئی آ جائے گا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ فیروز نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ اس نے اندلیب کو ٹیشو باکس پکڑایا۔ آنسو صاف کرو اور یہی صوفے پہ بیٹھو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیروز نے جا کر دروازہ کھولا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ باہر مس ہانیہ کھڑی تھی۔ میں کم ان سر؟ ہانیہ نے مسکراتی اجازت دی، لیکن اندر صوفے پر اندلیب کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اندر آ جاؤ، دروازہ بند کر دے۔ فیروز کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ ہانیہ اندر آئی اور اندلیب کو گھورتے فیروز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سر، یہ لڑکی ابھی تک کیا کر رہی ہے؟ انہیں اسے وارننگ دی تھی کہ خاموش۔ فیروز نے میز پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ ہانیہ اور اندلیب دونوں ہی اچھل پڑی۔ آپ کو وارننگ دینے کا کس نے دیا مس ہانیہ؟ فیروز کھڑا ہو گیا، اس کا قد اور غصہ دونوں ہانیہ پر حاوی ہو رہے تھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے اسٹوڈنٹ کو ہراساں کرنے کی، اس کی کردار پر بات کرنے کی؟ ہانیہ ہکلا گئی۔ سر، میں تو بس کالج کا ماحول ٹھیک رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لڑکی آپ کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے میرے مدور سینئر ٹیچر اسے سمجھایا نہیں، آپ نے اس کی تذلیل کی ہے۔ فیروز نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ آپ نے اسے کہا کہ یہ مجھے پھنسا رہی ہے، آپ نے کہا کہ میں اس جیسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ہانیہ نے دفاعی انداز سے کر کیا۔ دیکھیں فیروز، میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہی تھی، یہ مڈل کلاس لڑکی ایسی ہوتی ہے، استاد کو سیڑھی بنا کر اوپر جانا چاہتی ہے۔ اب شریف انسان ہے، آپ کو کیا پتا ان کی چالاکیوں کا؟ شٹ اپ! فیروز دہاڑا، ایک لفظ اور نہیں اس کے خلاف۔ اندلیب سیپ کر صوفے میں سمٹ گئی۔ فیروز نے گہرا سانس لیا اور میز سے باہر نکل کر ہانیہ کے قریب آیا۔ اب جاننا چاہتی ہے نا کہ اس لڑکی کے میرے آفس میں موجودگی کا مقصد کیا ہے، یا ہم ایک دوسرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جی ظاہر ہے یہ غلط ہے۔ ہانیہ نے نظریں چرائی تو سنے۔ فیروز نے اندلیب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لڑکی مس اندلیب صرف میری اسٹوڈنٹ نہیں ہے، میری کزن ہے اور میری ملگوہ ہے، یہ میری بیوی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ اس کی حلق سے بامشکل آواز نکلی۔ یہ جھوٹ ہے، آپ اسے بچانے کے لیے؟ میں جھوٹ نہیں بولتا مس ہانیہ۔ فیروز نے سخت لہجے میں کہا، ہمارا نکاح 6 ماہ پہلے ہو چکا ہے، روکس نے اس کی ڈگری کی بات ہونی ہے، اس لیے ہم نے اسے پروفیشنل لائف میں خفیہ رکھا تھا، لیکن آپ جیسے گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے۔ ہانیہ کا چہرہ شرمندگی کی بجائے غصے اور حسرت سے سرخ ہو گیا۔ وہ جس فیروز خان کو حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ پہلے ہی اس عام سی لڑکی کا ہو چکا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ ہانیہ نے زہر خند لہجے میں کہا، واہ سر فیروز، آپ نے تو کمال کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، کالج میں بیوی کو اسٹوڈنٹ بنا کر رکھا ہوا ہے اور خوب رومانس چل رہا ہے، زبان سنبھال کر۔ فیروز نے وارننگ دی، یہ بات میں نے صرف آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بتائی ہے، اگر یہ بات اس کمرے سے باہر گئی تو کیا؟ ہانیہ نے ڈٹائی سے کہا، اب تو یہ بات سب کو پتہ چلے گی، پرنسپل کو بھی اور یونیورسٹی کو بھی۔ میں دیکھتی ہوں کہ ٹیچرز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کیسے بچتے ہیں۔ دھوکہ دیا ہے آپ نے سب کو۔ یہ کہہ کر ہانیہ تیزی سے مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ فیروز نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اندلیب روتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ لالا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب سب کو پتہ چل جائے گا، سب باتیں کریں گے۔ فیروز نے اس کا سر تھپتھپایا۔ گھبراؤ مت، جو سچ ہے وہ سچ ہے، میں دیکھ لوں گا، تم بس مضبوط رہو۔ اگلے 2 گھنٹوں میں یونیورسٹی کا ماحول بدل چکا تھا۔ ہانیہ نے اپنے کہے کے مطابق یہ خبر آگ کی طرح پھیلا دی تھی، لیکن مرچ مسالہ لگا کر۔ خبر یہ نہیں تھی کہ وہ میاں بیوی ہے، بلکہ یہ پھیلائی گئی تھی کہ سر فیروز کا اپنی اسٹوڈنٹ اندلیب کے ساتھ افیئر پکڑا گیا ہے اور اسے بچانے کے لیے جھوٹے راستے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اندلیب جب کینٹین میں پانی پینے گئی تو پورا حال خاموش ہو گیا، ہر آنکھ اس پر بھی جمی ہوئی تھی۔ لڑکیاں سرگوشیاں کر رہی تھی، لڑکے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہی ہے وہ بڑی معصوم بنتی تھی، سنا ہے سر فیروز کو بلیک میل کیا ہے۔ مس ہانیہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اندلیب کو لگا زمین اس کے پیروں تلے سے نکل رہی ہے۔
सबा और माहम भी दूर खड़ी परेशान नजर आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच है और क्या झूठ। अंदलीब ने वहां से भागना चाहा, लेकिन एकदम से कुछ लड़कों ने रास्ता रोककर फिक्रे कसना शुरू कर दिए। अरे भाभी जी, कहाँ जा रही है, हमें भी तो बताएं। सर फिरोज में ऐसी क्या खास बात है? अंदलीब खौफ से कांपने लगी। वो हजूम के बीचों बीच फंस गई थी। तमाशा बन चुका था। मिसानिया कैंटीन के दरवाजे पर खड़ी बाजू बांधे मंजर देख रही थी। उनके चेहरे पर इंतकाम की तस्कीन थी। तभी हॉल के दाखिली दरवाजे पर एक जोरदार आवाज गूंजी, हट जाओ सब। ये फिरोज खान की दहाड़ थी। तो जुर्म खुद ब खुद छट गया। फिरोज खसनाक हालत में लंबे लंबे डगमगता हुआ आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखें शोले बरसा रही थी। उसे सीधा आकर अंदलीब की गिर्द घेरा डालते लड़कों को धक्का देकर पीछे किया। अंदलीब को कांपते देख उसे सबके सामने बिना झिझक उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। पूरा हाल दंग रह गया। फिरोज खान जो हमेशा फांसा रखता था, आज सबके सामने एक तलबा का हाथ थामे खड़ा था। फिरोज ने एक नजर मिस हानिया पर डाली जो अब घबरा गई थी, फिर तलबा के हजूम पर। शर्म आनी चाहिए आप सबको। उसकी बारी आवाज कैंटीन में गूंजी, बगैर सच जाने किसी की बहन बेटी पर कीचड़ उछालते तुम्हें जरा खौफ नहीं आया? उसने अंदलीब का हाथ फिजा में बुलंद किया। कान खोलकर सुन लो सब लोग, और खासतौर पर वो लोग जो घटिया फाय फैला रहे थे। अंदलीब सिर्फ मेरी स्टूडेंट नहीं है। उसने एक लम्हे का तौकफ किया। उसकी गिरफ्त अंदलीब के हाथ पर मजबूत हो गई। अंदलीब ने सर उठाकर उसे देखा और उसकी आंखों में तहफ्फुज का एहसास था। अंदलीब मेरी कजन है और मेरी शरई बीवी। हमारी निकाह उस यूनिवर्सिटी में मेरे या इसके आने से बहुत पहले हो चुका है। मजमा में एक शोर सा बर्पा हो गया। हैरत, सदमा, शर्मिंदगी के तासुरात चेहरे पर आने लगे। फिरोज ने बात जारी रखी और उसका लहजा मजीद सख्त हो गया। हमने इस रिश्ते को इसलिए प्राइवेट रखा था ताकि तालीमी माहौल खराब ना हो और ये अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। लेकिन अगर मुझे पता होता था कि यहाँ कुछ लोगों की जहनियत इतनी पस्त है कि वो खामोशी को गुनाह समझ लेंगे, तो मैं पहले दिन ही ऐलान कर देता। उसने हानिया की तरफ उंगली उठाई, और जो लोग उस्ताद सा के रूप में हसद की आग में जलकर दूसरों के किरदार कशी करते हैं, उनके लिए प्रिंसिपल ऑफिस में मेरा इस्तीफा नहीं बल्कि उनकी अपनी बरतरफी का लेटर तैयार हो रहा है, हतक इज्जत के दावे के साथ। हानिया का रंग जर्द पड़ गया। वो जानती थी कि फिरोज खान का खानदानी असर और रसूख इतना है। फिरोज ने दोबारा मजमा की तरफ देखा। आज के बाद अगर किसी ने मिसेस फिरोज खान की तरफ आंख उठाकर भी देखा था या खुजूल बात की, तो याद रखना, प्रोफेसर बाद में हूं मैं पठान पहले हूं। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। क्या ये बात सबको समझ आ गई? जी सर। दबी दबी आवाजें ही सबने नजरें चुका ली। सबा और माम जो हैरत की बुत बनी खड़ी थी, अब खुशी से उछल पड़ी। वाओ, ये तो फिल्मी सीन हो गया। सबा ने माम को कोहनी मारी। फिरोज ने अंदलीब की तरफ देखा जो भी आंसू बहा रही थी, लेकिन ये आंसू सुकून के थे। चलो अंदलीब, फिरोज ने नरमी से कहा, घर चलते हैं। आज के बाद के लिए इतना ही तमाशा काफी है। वो सबके सामने फखर से अपनी बीवी का हाथ थामे सीना ताने कैंटीन से बाहर निकल गया। पीछे रह जाने वाले तलबा और उस्तादजा के पास अब करने को सिर्फ बातें थी, लेकिन उन बातों में अब तोहमत नहीं बल्कि फिरोज खान की बहादुरी और मोहब्बत के किस्से थे। गाड़ी में बैठकर अंदलीब ने फिरोज को देखा जो ड्राइविंग सीट पर खामोश बैठा था। शुक्रिया फिरोज, उसने आहिस्ता से कहा। आज पहली बार उसने उसे लाला नहीं कहा था। फिरोज ने मुस्कुरा कर उसे देखा और उसके सर पर हाथ रखा। पागल लड़की, अपने चोर को शुक्रिया नहीं कहते। बस अब कल से तैयार रहना, क्योंकि अब सब तुम्हें भाभी कहकर बुलाएंगे और वो ज्यादा मुसीबत होगी। अंदलीब मुस्कुराती और खिड़की से बाहर देखने लगी। तूफान गुजर चुका था और अब सिर्फ सुकून था। मुझे रुकते चाहिए बाबा, और वो भी इसी हफ्ते। हवेली के बाहर लाउंज में सुनाटा छा गया। फिरोज खान की भारी और फैसला कुन आवाजें वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। अंदलीब जो अपनी ताई के पहलू में बैठी थी, शर्म और घबराहट से दोहरी हो गई। उसके दिल सीने में किसी परिंदे की तरह फुड़फुड़ाने लगा। ताया जान ने ऐनक दुरुस्त करते फिरोज को देखा। बेटा फिरोज, तुम जानते हो कि हमने तय किया था कि अंदलीब की डिग्री मुकम्मल होने के बाद वो हालात और थे बाबा। फिरोज ने अदब से बात काटी, मगर उसके लहजे की सख्ती बरकरार थी। वो सोफे पर इंतहाई संजीदा अंदाज में बैठा था। आज यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ उसके बाद मैं मजीद किसी मुनासिब वक्त का इंतजार नहीं कर सकता। मैंने उन सबके मुंह बंद कर दिए, लेकिन जुबानें कैंची की तरह होती है, मौका मिलते फिर चल पड़ती है। उसे एक नजर अंदलीब पर डाली और सर झुकाए कलीन के फूलों को वो गिनने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी कल को फिर किसी की उंगली उठाने वाले के खौफ से सहम कर घर आए। निकाह का ऐलान काफी नहीं है। माशी को खामोश करवाने के लिए उसे मुकम्मल इज्जत के साथ मेरे नाम और मेरी छत के तले आना होगा। जब वो मेरी बीवी बनकर मेरे साथ गाड़ी से उतरेगी तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि उसके किरदार पर बात करे। ताई ने प्यार से अंदलीब के सर पर हाथ फेरा। फिरोज ठीक कह रहा है, आज बच्चे के साथ जो कुछ हुआ मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था।
अगर फिरोज मौका पर वहां ना पहुंचता तो फैसला पक्का है। फिरोज के वालिद ने सर हिलाते हुए कहा, हमें कोई इतराज नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है। घर की रौनक पूरी तरह से घर की हो जाएगी। अंदलीब का चेहरा सुर्ख हो गया। खुशी और खौफ का एक मिला जुला एहसास था। सबकी नजरें उस पर थी। अंदलीब बेटा, फैजल ने शफकत से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई दबाव तो नहीं? अंदलीब ने लड़ती पलके उठाकर एक लम्हे के लिए फिरोज को देखा। फिरोज की आंखों में खामोश इल्तिजा थी, एक यकीन कहानी थी कि मैं हूं ना, जो बड़ों की मर्जी। उसने बमुश्किल सरगोशी की और चेहरा छुपा लिया। लाउश में माशाल्लाह की आवाजें गूंजने लगी। फिरोज के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। उसने वो जंग जीत ली थी जो उसकी गैरत और मोहब्बत दोनों के लिए जरूरी थी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का मंजर बदला हुआ था। अंदलीब जब क्लास में दाखिल हुई तो उसे किसी तंज का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि लड़कियां उसे रश बड़ी नजरों से दिख रही थी। सबा और मोहम्मद से मिसिस खान कहकर छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ स्टाफ रूम और एडमिन ऑफिस में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मिस हानिया की बरतरफी के ऑर्डर्स टाइप हो चुके थे। प्रिंसिपल साहब फिरोज खान की फैमिली और असर रसूख से बखूबी वाकिफ थे, और वो यूनिवर्सिटी की साख खराब करने वाले किसी भी टीचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिरोज ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तब दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। आ जाए, उसने बिना देखे कहा। दरवाजा खुला, मिस हानिया अंदर दाखिल हुई। लेकिन वो हानिया नहीं थी जो कल तक गुरूर और तकब्बुर का मुजस्समा बनी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी, और चाल में वो पहले वाली अकड़ गायब थी। सर फिरोज, उसकी आवाज में लर्जिश थी। फिरोज ने सर उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में सर्द मेरी थी। जी मिस हानिया, आपको अपना टर्मिनेशन लेटर मिल गया होगा ना? एडमिन ऑफिस में बात करें, मेरे पास अब कहने को सुनने को कुछ नहीं है। हानिया आगे बढ़ी और मेज के सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। सर प्लीज खुदा के लिए ऐसा ना करें, मैं माफी मांगने आई हूँ। फिरोज ने कुर्सी के बुर्ज से टेक लगाई। माफी? कल तो आप बड़े फखर से कह रही थी कि आप मुझे देख लेंगी, अब क्या हुआ है? मुझसे गलती हो गई सर, हसरत ने मुझे अंधा कर दिया था। हानिया ने हाथ जोड़ दिए। लेकिन प्लीज मेरी नौकरी मत खत्म करें सर, आप नहीं जानते मेरी मजबूरी। कैसी मजबूरी? फिरोज ने तंजिया अबरूज गाया। वही मजबूरी जिसका मजाक आप अंदलीब के मिडिल क्लास होने पर उड़ा रही थी। हानिया शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। हाँ सर, कुदरत ने मुझे मेरे ही अल्फाज लौटा दिए। मैं खुद एक मिडिल क्लास गिराने से हूँ। मेरे वालिद फालिज के मरीज है, बिस्तर पर है। घर का किराया, दवाइयों का खर्चा, छोटे भाई की फीस सब मेरी तनख्वाह से चलता है। अगर ये जॉब चली गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सर, दूसरी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, और बदनामी के बाद तो कोई भी नहीं रखेगा। फिरोज खामोशी से उन्हें देखता रहा। उसे याद आया कि हानिया ने कल किस तरह अंदलीब को रुलाया था। वो उससे फिर से उभरा जब आप एक मासूम लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी। तब आपको अपनी वालिद बेमार का याद नहीं है? फिरोज ने मेज पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए कहा। मैं भटक गई थी सर, मुझे लगा खैर मुझे अपनी औकात याद आ गई है। प्लीज सर अंदलीब, मेरा मतलब है मिसिस फिरोज से भी मैं सबके सामने माफी मांग लूंगी, बस मेरे घर वालों के पेट पर लात मार मारे। हानिया बगायदा सिसक रही थी। फिरोज खान दुश्मन को शिकस्त देने का कायल था, उसे नीस्तो नबूद करने का नहीं, और किसी की रोजी रोटी छीनना उसके खमीर में नहीं था। उसने गहरा सांस लिया और इंटरकॉम का बटन दबाया। मिर्जादा को कहें कि हानिया साहिबा का लेटर अभी होल्ड पर रखे। हानिया ने चौंक कर उसे देखा। उम्मीद की किरण जागी। फिरोज ने इंतकाम बंद किया और हानिया की आंखों में डालकर सख्त से बोला, मिस हानिया, मैं आपकी नौकरी बहाल करवा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके बीमार वालिद की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बुजुर्ग की दवाई रुके। लेकिन फिरोज अपनी जगह से उठा और मेज पर हाथ रखकर आगे झुका। ये मेरी तरफ से पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर आज के बाद आपकी जुबान से मेरी बीवी के बारे में या किसी स्टूडेंट के बारे में कोई भी नजेबा कलमा निकला या आपने सियासत करने की कोशिश की, तो यकीन माने अगली बार मैं सिर्फ नौकरी से नहीं निकलवाऊंगा, बल्कि इस शहर में आपके लिए रहना मुश्किल कर दूंगा। हानिया ने जल्दी से इस बात में सर लाया। नहीं सर, तौबा है, कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूंगी। आपका और अंदलीब का एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, बस प्रोफेशनल रवैया चाहिए। फिरोज ने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा। जाए, अब क्लास में जाकर पढ़ाए। और हाँ, अंदलीब से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा आपकी शक्ल देखकर वो तकलीफ दा लम्हात याद करे, बस उसके रास्ते से हटकर रहे। जी सर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। हानिया बार बार शुक्रिया अदा करती आंसू पूछती कमरे से बाहर निकल गई। शाम का वक्त था। अंदलीब अपने कमरे में बैठी थी जब फिरोज दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। बिजी हो? उसने पूछा। अंदलीब किताब बंद करके खड़ी हो गई। नहीं, बस पढ़ रही थी। फिरोज उसके करीब आया। मैंने हानिया की नौकरी बहाल कर दी है, सीधा बताया। अंदलीब हैरान रह गई। क्या? क्यों?
उन्होंने तो जानता हूँ, उन्होंने किया है। फिरोज ने नरमी से किया, लेकिन उसके पीछे एक मजबूर बेटी भी थी। उसके हालात ठीक नहीं अंदर ही, और हम खुश नसीब लोग हैं। अल्लाह ने हमें इज्जत दी, रिस्क दिया, एक दूसरे का साथ दिया। मैं नहीं चाहता कि हमारी खुशी की शुरुआत किसी की बद्दुआ या बर्बादी से हो। अंदलीब ने सताइश भरी नजरों से अपने होने वाले शौहर को देखा। उसका दिल फिरोज की इज्जत से मजीद भर गया। आप बहुत अच्छे हैं फिरोज। उसे जज्बाती होकर कहा, लोग आपको हिटलर खान कहते थे, मगर आपका दिल मॉम का है। फिरोज मुस्कुरा दिया, हाँ लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हें पता होनी चाहिए। दुनिया के लिए मैं हिटलर ही रहने वाला हूँ, वरना सर पर चढ़ जाएंगे लोग। वो थोड़ा और करीब हुआ। वैसे तैयारी कैसी है? कैसी तैयारी? अंदलीब घबरा गई। परसों हमारी रुखसती है, भूल गई? फिरोज ने शरारत से याद दिलाया। परसों? अंदलीब की आंखें फैल गई। इतनी जल्दी? मेरे तो कपड़े भी तैयार नहीं है। अम्मी कह रही थी कि अम्मी सब संभालेंगी। फिरोज ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें बस ज़हनी तौर पर तैयार होना है। अब ये दोहरी जिंदगी खत्म। कॉलेज में सर और स्टूडेंट, और घर में मियाँ बीवी। अंदलीब ने नजरें झुका ली। मुझे डर लग रहा है। किस बात का? पता नहीं, सब कुछ बदल जाएगा, जिम्मेदारी। और वो खामोश हो गई। फिरोज ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। कुछ नहीं बदलेगा, सिवाय इसके कि अब तुम्हें रात को डरकर अकेले नहीं सोना पड़ेगा। मैं हूंगा तुम्हारे साथ, हर कदम पर। तुम्हारी पढ़ाई भी साथ चलेगी, तुम्हारे ख्वाब भी पूरे होंगे। बस फर्क यह है कि इन ख्वाबों की तामीर ढूंढने नहीं, तुम अकेली नहीं होगी। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि अंदलीब का सारा डर काफूर हो गया। उसे हल्का सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। चलो अब नीचे आओ, अम्मी तुम्हें ज्वेलरी दिखाना चाह रही है। फिरोज मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदलीब उसे चाहता हुआ देखती रही। रुकिए, उसने पुकारा। फिरोज बढ़ा। जी? अंदलीब दौड़कर उसके पास आई और शर्माते हुए जल्दी से बोली, थैंक यू लाला। ओ सॉरी फिरोज। और इससे पहले कि फिरोज कुछ कहता, वो शर्मा कर से वहीं छोड़कर नीचे भाग गई। फिरोज सही खड़ा हंसता रहा। ये लड़की भी ना, अभी भी कुछ सिखाना बाकी है क्या इसको? कमरे में मोतिया और सुर्ख गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू रची थी। रोशनी मदम थी जो कमरे की खुशबू को मजीद पुरस्कार और रोमानवी बना रही थी। अंदलीब बैठ के वस्त में बैठी थी। सुर्ख रंग का बारी अरूसी जोड़ा उसके वजूद पर सजा हुआ था, जिस पर सुनहरी काम जगमगा रहा था। जेवरात का बोझ और फूलों की महक ने उसकी हवास को एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर दिया था। यह वही कमरा था जहां वो पहले से कई बार आ चुकी थी, मगर आज ये कमरा अजनबी लग रहा था। हर चीज वही थी, मगर जाविया बदल चुका था। अचानक दरवाजे का हैंडल घुमा। अंदलीब का सांस हलक में अटक गया। उसे देखकर अपनी उंगलियां आपस में बीच ली। दरवाजा खुलने पर आहिस्ता से बंद होने की आवाज आई। फिर उसके बाहरी कदमों की चाप कालीन पर रुकी। वो धीरे धीरे चलता बैठ के करीब आया। अंदलीब का सर घुटनों से लगा रहा था। उसका घूंघट उसके चेहरे को छुपाया हुआ था, लेकिन वो फिरोज की मौजूदगी की तपिश महसूस कर सकती थी। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। थक गई हो? उसकी आवाज बेहद नरम, धीमी और रेशमी थी। आवाज जिसमें हमेशा रोग हुक्म होता था, आज उसमें मिठास घुली हुई थी। अंदलीब ने जवाब देने की कोशिश की, मगर हलक से आवाज ही नहीं निकली। उसे बस इस बात में सर हिलाया। फिरोज ने गहरा सांस लिया, जैसे उस खुद को यकीन दिलाना चाहता हो कि ये ख्वाब नहीं है। उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया और अंदलीब के दोनों हाथ उसकी गोद में सख्ती से बींच रखे थे अपने गर्म और मजबूत गिरफ्त में ले लिए। उसके लंग्स में एक बिजली सी कूदी। अंदलीब के पूरे जिस्म में एक लहर दौड़ गई। डर रही हो? फिरोज ने उसकी मेहंदी लगे हाथों को अंगूठे से सहलाते पूछा। जी। अंदलीब ने बमुश्किल सरगोशी की। मुझसे? फिरोज के लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट आई। नहीं, बस सब कुछ बहुत नया है। अंदलीब की आवाज कपकपा रही थी। फिरोज ने उसका हाथ अपने हाथ में उठाकर अपने लबों से लगाया, आहिस्ता से कहा, इजाजत है? अंदलीब समझ गई कि घूंघट उठाने की इजाजत मांग रहा है। उसे खामोशी इख्तियार की, जो कि रसमंदी की अलामत थी। फिरोज ने दोनों हाथों से थामकर आहिस्ता से उसकी बाहरी दुपट्टा उठाकर पीछे किया। जैसे ही सुर्ख रंग के कपड़ों की ओट हटी, अंदलीब का चांद सा चेहरा फिरोज के सामने आ गया। उसकी पलकें झुकी हुई थी, रुखसार शर्म से दहक रहे थे, और माथे पर पसीने के नन्हे कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। उस समय इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि फिरोज की सांसें थम गई। सुबहान अल्लाह। फिरोज के मुंह से बेसाख्ता निकला। आज 14वीं की रात नहीं है, मगर मेरे कमरे में चांद उतर आया। अंदलीब ने घबरा कर पलकें उठाई और एक लम्हे के लिए फिरोज को देखा। वो ऑफर शेरवानी में मलबूस था, बालों में वही नफासत और आंखों में मोहब्बत का एक ऐसे ठाटे मारदा समंदर था जिसमें अंदलीब डूबती चली गई। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसने नजरें झुकाकर कहा। फिरोज मुस्कुरा दिया। उससे अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली, उसे खोला। उसमें हीरे की खूबसूरत अंगूठी जगमगा रही थी। हाथ आगे करो। अंदलीब ने अपना हाथ आगे किया। फिरोज ने वो अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। हीरे की चमक मेहंदी के सुर्ख रंग पर बहुत जच रही थी।
ये मुंह दिखाई का तोहफा है। फिरोज ने नरमी से कहा, लेकिन मेरा असल तोहफा वो बात है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। उसे अंदलीब का चेहरा अपनी दोनों हाथों से प्याले में बढ़ा। अब उनकी नजरें मिली हुई थी। अंदलीब, मैं जानता हूँ कि मैं एक सख्त मिजाज इंसान हूँ। यूनिवर्सिटी में, घर में मैंने अक्सर तुमसे सख्ती की है। शायद कभी कभी तुम्हें लगा हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या सिर्फ तुम पर हुक्म चलाता हूँ। अंदलीब ने नफी में सर लाना चाहा, लेकिन फिरोज ने बात जारी रखी। लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे डरता था, तुम्हारी मासूमियत से, तुम्हारी इन आंखों से जो मुझे मेरे असूल भुला देती थी। मैं सख्ती का खौल इसलिए चढ़ाई रखता था ताकि मैं कमजोर ना पड़ूं। मैं ज्यादा हूं, तुम पहले अपने पांव पर खड़ी हो जाओ, दुनिया को समझ लो, मगर ये दिल। उसे अंदलीब का हाथ उठाकर अपने दिल के मुकाम पर रखा। वहां धड़कने किसी तिबिल की तरह बज रही थी। ये दिल बहुत पहले तुम्हारा हो चुका था। अंदलीब की आंखों में नमी तैरने लगी। मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? फिरोज हंसा, एक मध्यम और दिलफरेब हंसी। ये मोहब्बत से कुछ आगे की चीज है अंदलीब। तुम मेरा सुकून हो, मेरा जुनून हो, मेरी इज्जत हो। आज जब मैंने तुम्हें सबके सामने अपनी बीवी कहा तो मुझे लगा मैंने दुनिया फतह कर ली है। अंदलीब के आंसू झलक पड़े। ये खुशी के आंसू थे। उसने अपना सर फिरोज के सीने से लगा दिया। फिरोज ने उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। यह हिसार दुनिया का सबसे महफूज मकाम था। अब एक बात कान खोलकर सुन लो मिसेस फिरोज खान। फिरोज ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए मसनूई सख्ती से कहा। अंदलीब ने सर उठाकर उसे देखा। जी, आज के बाद इस कमरे में या कहीं भी तन्हाई में अगर तुमने मुझे लाला या सर कहा तो जुर्माना देना पड़ेगा। अंदलीब के लोगों पर मुस्कुराहट ठहर गई। शरारत उसकी आंखों में लौट आई। और अगर गलती से निकल गया तो सजा मिलेगी। फिरोज की आंखों में शरारत चमकी। कैसी सजा? फिरोज ने झुककर उसके कान के पास सरगोश की। वही जो अभी देने वाला। इससे पहले कि अंदलीब को समझ पाती, फिरोज ने झुककर उसकी पेशानी पर अपने लप रख दिए। एक तवील पुरसुकून और मोहर सब्त कर देने वाला लम्स था। अंदलीब ने आंखें मूंद ली। वक्त जैसे थम गया और जब फिरोज पीछे हटा तो अंदलीब का चेहरा गुलनार हो रहा था। चलो उठो, फिरोज ने खड़े होते हुए कहा। कहा? अंदलीब हैरान हुई। दो नफल शुक्राने के अदा करने। फिरोज ने उसका हाथ थामकर उसे उठाया। अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें एक दूसरे के लिए चुना और तमाम मुश्किलों के बाद आज ये रात नसीब हुई। और दुआ करनी है कि हमारे इस सफर को हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। अंदलीब का दिल अपने शौहर के लिए मोहब्बत और अकीदत से भर गया। वो शख्स सिर्फ दुनिया का मुकाबला करना नहीं जानता था, बल्कि अपने खालिक के सामने झुकना भी जानता था। कमरे में अब सिर्फ खामोशी और दुआओं की सरगोशियां थी। दुआ के बाद जब फिरोज पलटा तो अंदलीब की आंखें गीली थी। फिरोज ने आगे बढ़कर उसके आंसू पूछे। अब रोना मना है। उसने हुक्म दिया, सिर्फ खुशियां हैं। उसने लाइट ऑफ की और सिर्फ साइड टेबल का लैंप जलने दिया। मदम सुनहरी रोशनी में वो दोनों एक दूसरे के रूबरू थे। आ जाओ। फिरोज ने बाहें फैला दी। अंदलीब बिना किसी झिझक के उसकी बाहों में समा गई। फिरोज ने उसे थामा जिसे कोई कीमती कांच की गुड़िया हो। अंदलीब। जी फिरोज, आई लव यू। अंदलीब का दिल थक से रह गया। ये 3 अल्फाज सुनने के लिए उसके लिए कितना इंतजार किया था। आई लव यू टू। उसे धीरे से जवाब दिया। बाहर रात गहरी हो रही थी। चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर इस कमरे के अंदर मोहब्बत का सूरज तलू हो चुका था। एक ऐसी मोहब्बत जिसने माशरे की दीवारें गिराई थी, नफरतों को शिकस्त दी थी और अब अपनी मंजिल पा चुकी थी।